स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 4 वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम आपको इनपुट देना पड़ेगा। कम मेहनत में ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वंशागत 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 को इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या होता है भाई इनहेरिटेंस? हम जानते हैं कि प्रकृति में सभी सजीवों का जनन करना एक महत्वपूर्ण गुण होता है, और इस महत्वपूर्ण गुण में एक चीज और शामिल होती है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसमें उनके माता पिता, जिन्हें हम जनक कहते हैं, उनके लक्षण जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। तो इन्हीं लक्षणों का संतान में संचरण क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। दोबारा हम समझते हैं वंशागत क्या है। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जनक लक्षणों अर्थात माता पिता के लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वंशागत कहलाती है। इसे आप अपनी अपनी तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग दूसरा कवर करते हैं। अब क्या है? अनुवंशिकता। इसे इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हो सकती है? माता पिता जनक अर्थात जनकों के लक्षणों का संतान में आना अनुवांशिकता कहलाता है। दोनों बात कवर हो गई आपको, वंशागत और अनुवांशिकता। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि विभिन्नताएं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है क्या है? वंशागत तथा विविधता। तो विविधता को हम विभिन्नताएं भी कह सकते हैं, इंग्लिश में वेरिएशन बोलते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है भाई? ये तो बात पता चल गई हमें कि माता पिता के लक्षण संतान में आते हैं, लेकिन सभी संतान में कुछ ना कुछ परिवर्तन भी, कुछ ना कुछ नए गुण भी होते हैं, दूसरे गुण होते हैं। तो इन्हीं नए गुणों का आ जाना ही क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? संतानें अपने जनकों से कुछ भिन्न भी होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका इसका लाभ ये होता है कि जैसे कि क्या हुआ, मानव मानव की जो कई प्रजातियां बन गई हैं वो इन्हीं विभिन्नताओं के कारण बनी है, जैसे कि निग्रो, मंगोलाइड और काकेसाइड भी लिख सकते हो आप, आदि। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वंशागत, अनुवांशिकता और विभिन्नताएं। तो स्टडी करेंगे मेंडल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मेंडल का, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। 1 मार्क्स में आस्क किया है कि मेंडल का पूरा नाम क्या था। ये मेंडल ऑस्ट्रिया के पादरी थे और इनको आनुवांशिकी के जनक के तौर पे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इनको। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स के रिलेशन में, इन्होंने इसके लिए गार्डन पी यानी मटर, से मीठी मटर भी कहते हैं, इस पौधे का उन्होंने सिलेक्शन किया था। मीठी मटर, इसका बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या नेम होता है? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, यही उनके एक्सपेरिमेंट की सक्सेस का भी एक बड़ा रीजन था। और मेंडल ने ये सिलेक्शन क्यों किया था? एग्जाम में आज किया है कि मेंडल ने मीठी मटर का चुनाव क्यों किया था। तो कुछ बातें याद रखना। नंबर 1, जो मटर का पौधा होता है वो कैसा होता है? वो एक वर्षीय होता है और इसमें स्वपरागन होता है और फिर संकरों की प्राप्त हो जाती है, मतलब इसमें बहुत से हाइब्रिड प्राप्त किए जा सकते हैं और साथ ही एक लक्षण के कई वैकल्पिक रूप भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने में सहूलियत मिली थी। तो चुनाव के क्या कारण थे ये आप लर्न करना, प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम में राइट करके आप आराम से 1 मार्क्स बना सकते हैं अपना। आप फिर देख लेते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण क्या मुख्य कारण है, 1 मार्क्स में आपसे आस कर सकते हैं। तो क्या क्या मेन है? नंबर 1, सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने मटर का चयन किया था, यानी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया? पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया मटर के, जिसको भी एक्सपेरिमेंट किया था उसकी फिर कई जनरेशन को स्टडी करते रहे। प्रयोगों के नमूनों की बड़ी संख्या, यानी बहुत बड़ी मात्रा में सैंपल्स लिए, तो उनको उनका उनका एनालिसिस करने में इजी हो गया और एक अच्छा डेटा प्राप्त हुआ जो अपने निष्कर्षों तक पहुंच सके। दूसरा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के कंफ्यूजन के लिए सांख्यिकी विश्लेषण को भी ध्यान में रखा था, यानी उन्होंने
उन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस करके अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे। हम अपने चैप्टर 4 में आगे बढ़ने से पहले दो क्रॉस देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। एक है बैक क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस, जिसे कहते हैं हिंदी में संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण कहते हैं। दोनों को देखते हैं क्या इसमें मूलभूत विभिन्नता होती है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? विषम युग्मजी संकर, संतान तथा उनके किसी एक जनक के बीच में जो क्रॉस होता है इसे बैक क्रॉस कहते हैं। वहीं टेस्ट क्रॉस क्या होता है? प्रभावी फिनोटाइप और जिसका जीनोटाइप ज्ञात न हो का शुद्ध अप्रभावी जनक के बीच में जो क्रॉस होता है इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? जिन जीन या एलील के कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों को तो हम फिनोटाइप कहते हैं, और इन लक्षणों के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंडल के नियमों को अध्ययन करेंगे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे। कौन कौन से हैं? नियम नंबर 1 प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नियम नंबर 2 पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और नियम नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और देख लेते हैं। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम लोग स्टडी करते हैं मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब विपरीत गुण वाले जीन एक साथ होते हैं तो एक जीन दूसरे पर प्रभावी होता है, जिससे एक ही लक्षण प्रकट होता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा, इनके बीच में जब संकरण हुआ तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। और इसके बाद में जब आगे इनमें संकरण करा जाता है तो F2 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 2 संकर लंबे पौधे और एक शुद्ध लंबा पौधा तथा स्मॉल टी एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम में हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी लंबाई के लिए 2 जीन थे। इनमें से कैपिटल टी जो लंबाई का जीन था वह प्रभावी था, इसलिए F1 जनरेशन में लंबे पौधे हुए। स्मॉल टी यानी जो छोटेपन के यानी जो स्मॉलनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लक्षण प्रकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई का जो गुण था वो प्रभावी था। स्टडी करेंगे मेंडल के द्वितीय नियम को, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़ी जीन के कारक या एलील युग्मक निर्माण के समय पृथक होकर युग्मक निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें जो एलील होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहा जाता है। इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा लिया गया है, स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो हमें संतति प्राप्त होती है वो संकर लंबा है, और इनके जीन क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। और इनके जो एलील हैं वो युग्मक निर्माण के समय आप देख रहे हैं कि पृथक पृथक होकर युग्मक निर्माण करते हैं। और F2 जनरेशन में जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी दोनों पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। लेकिन ये कैसा है? शुद्ध लंबा है और ये संकर लंबा है। एक और है कैपिटल टी स्मॉल टी, यह भी संकर लंबा पौधा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि F2 जनरेशन में ये युग्मकों की शुद्धता नियम के कारण हमें 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए, जिनमें से एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे होते हैं और स्मॉल टी मतलब एक शुद्ध बौना पौधा हमें प्राप्त होता है। ने एक जोड़ी लक्षणों के आधार पर जो एक्सपेरिमेंट किया था
उसका जो निष्कर्ष था वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का आधार बना था। इस नियम के अनुसार दोनों जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलील युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। यह द्विसंकर संकरण है। अर्थात जब मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को लिया तो उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक जीन के जो दोनों एलील थे युग्मक निर्माण के समय वे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इसको वेन आरेख से समझते हैं। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने जो पेरेंट जनरेशन थी उसके लिए मेंडल ने पीले और गोल तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों को चयनित किया। फिर इन्होंने क्या किया, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेंडल को पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे। फिर बाद में इसके बीच में इन्होंने इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई। इसके बाद में मेंडल ने जो निष्कर्ष फाइंड किए थे वो ये थे कि इस जनरेशन में मेंडल को पीले गोल और हरे गोल, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे पौधों के बीच में 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ था। इस डायग्राम को आप लोग ठीक से देख लें, प्रैक्टिस कर लें और इसको एग्जाम में आंसर में आप ड्रॉ कर देंगे। अन्य नियमों की तरह मेंडल के नियम भी अपवाद से बचे नहीं रह सके। इनमें से एक है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मध्यवर्ती वंशागति का नियम भी कहते हैं। यूपी बोर्ड में अक्सर इससे एग्जाम में आस्क कर लिया जाता है। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या है अपूर्ण प्रभाविता। संकरण के बाद F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का प्रकट होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अर्थात जब लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी किया था तब आपने देखा था कि क्रॉस के बाद में F1 पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई दे रहे थे जो प्रभावी थे, लेकिन यहां पर क्या होता है कि वो दोनों लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उनका मिला जुला असर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका गुलाबासिया मिराबिलिस जलापा, जिसे इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब रेड फ्लावर वाले पौधे का व्हाइट फ्लावर वाले पौधे के साथ में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण बन जाता है। इसके बाद में जब पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देते हैं तब हमें नेक्स्ट जनरेशन में रेड पिंक एंड व्हाइट इनके बीच में 1:2:1 का रेशियो हमें प्राप्त होता है। तो ये था आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम।